अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय चौहान आज पार्ट 25 टाइप 7 के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 12 letters of English alphabet will be reversed starting from E, अर्थात ई से प्रारंभ करते हुए 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज पार्ट 25 टाइप 7 के तहत जो हमारा निर्देश है वह है इफ 10 letters of English alphabet written in reverse order starting from J। कहने का अभिप्राय है कि यदि J से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अर्थात जब अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए J से प्रारंभ करते हुए, तो वैसी स्थिति पर आधारित प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं। मैं दिए गए डायरेक्शंस पे आज जो प्रॉब्लम डील करूंगा उससे पहले इस दिए गए निर्देशानुसार दिए गए अल्फाबेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, इस प्रकार के परिवर्तन कर देने पर इस प्रकार से 10 अक्षरों को जब हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो अल्फाबेट का जो स्ट्रक्चर होगा वह किस प्रकार से होगा, सबसे पहले उसकी व्याख्या कर देता हूं, उसको मैं डील कर रहा हूं। तो जे से प्रारंभ करते हुए 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे जाने की बात की गई है और जैसा कि आपको पहले से भी मालूम है कि किसी भी मान के पहले यदि से का प्रयोग कर दिया जाए तो हम लोग यह जानते हैं, इस बात की परिचर्चा अनेकों बार की जा चुकी है कि किसी भी मान के पहले यदि से का प्रयोग कर दिया जाए तो प्रोसेसिंग करते समय उस मान से एक कम करके कैलकुलेशन करना चाहिए। कहने का अभिप्राय है जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उस मान से एक कम करके कैलकुलेट करना चाहिए, इसलिए कि से का तात्पर्य इंक्लूडिंग होता है। से कहने का अर्थ है कि जहां से बोला जा रहा है वह भी उसमें सम्मिलित है। तो जे से प्रारंभ करते हुए 10, तो प्रॉपरली जे का अल्फाबेटिकल वैल्यू 10 होता है। तो जे का अल्फाबेटिकल वैल्यू, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, जे का अल्फाबेटिकल वैल्यू प्रॉपरली 10 होता है। और जब इससे 10 की बात की गई, जे से 10 की बात की गई, से 10, तो हम लोग प्रोसेसिंग यहाँ पे 10 पे नहीं करेंगे बल्कि 9 पे करेंगे। 10 और 9 यहाँ पे कितना हो गया, 19th, एंड 19th नंबर लेटर हो गया एस। कहने का अभिप्राय है कि हमारा जो जे से लेकर एस तक के अक्षरों का क्रम होगा वह विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। इट मीन्स जे टू एस बिकम, हम लोगों को क्या करना है कि इसको जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ये एस टू जे के फॉर्म में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिखाया दर्शाया गया है उससे भी स्पष्ट है। तो सबसे पहले कि जब हम मिड रीजन को रिवर्स करेंगे तो डेफिनेटली जो दिया गया श्रृंखला होगा वो 3 खंडों में वर्गीकृत हो जाएगा, 3 पार्ट में विभक्त हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है उससे बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा जो विपरीत क्रम है, अक्षरों को जो विपरीत करना है वह कहाँ से करना है, तो जे से एस तक के अक्षरों को विपरीत करना है। तो ऐसी स्थिति में तो हमारा जो प्रथम खंड होगा वह कहाँ से कहाँ तक, ए से आई तक, वो निश्चित ही सामान्य क्रम में रहेगा। जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ए से आई तक के अक्षरों को सामान्य क्रम में रखा गया है, जनरल ऑर्डर में रखा गया है। एंड नंबर्स ऑफ लेटर कितने होंगे टोटल, 9। आफ्टर ऑल निर्देशानुसार जे से एस तक के अक्षरों को विपरीत क्रम में किया गया। जे से प्रारंभ करते हुए 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में किया गया है और जे से 10 का तात्पर्य होता है जे टू एस, अर्थात एस टू जे को हम यहाँ पे जे टू एस को विपरीत क्रम में, एस टू जे
के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में आप स्पष्ट है कि यहाँ एस से जे लिखा गया है। एंड आफ्टर ऑल अगला जो मेरा खंड होगा, अगला जो पार्ट होगा, अगला जो मेरा सेक्टर होगा वो कहाँ से कहाँ रेस्ट ऑफ सेक्टर होगा, टी टू जेड, जो कि जनरल ऑर्डर में रहेगा। और टी टू जेड के क्रम में नंबर्स ऑफ लेटर कितना है, 7 है, और जो जनरल ऑर्डर है यहाँ दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, ए से आई तक का जो ऑर्डर है वो हमारे जनरल ऑर्डर में है। एंड टोटल नंबर्स ऑफ लेटर 9। जे टू एस बिकम एस टू जे, रिवर्स करने पर एस टू जे के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। और नंबर्स ऑफ लेटर यहाँ पे कितने होंगे, 10, क्योंकि 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है। और आर ई भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिवर्स ऑर्डर, आर ई भी, तो रिवर्स ऑर्डर में कितने हैं, 10, यहाँ पे 10 दिखाया जा रहा है। एंड आफ्टर ऑल रेस्ट ऑफ ऑल जो लेटर है टी टू जेड वो जनरल ऑर्डर में है। और जनरल ऑर्डर में फिर से हमारे यहाँ कितना लेटर है, 7 लेटर है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग, किसी भी सीक्वेंस में जब आफ्टर द प्रोसेसिंग हमें जो मान प्राप्त होता है वो या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फिर फ्रॉम राइट की जाति का प्राप्त होता है। इस बात की परिचर्चा कई एक बार की जा चुकी है, अनेकों बार की जा चुकी है कि मूवमेंट वेट प्रॉब्लम में आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान प्राप्त होता है वह या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फिर फ्रॉम राइट की। फ्रॉम लेफ्ट की जाति का जो भी मान प्राप्त होगा, फ्रॉम लेफ्ट की जाति का जो भी मान प्राप्त होगा उसकी काउंटिंग इधर से करेंगे। एंड फ्रॉम राइट की जाति का जो भी मान प्राप्त होगा उसकी काउंटिंग इधर से करेंगे। फ्रॉम लेफ्ट दैट इज द बाएं से, एंड फ्रॉम राइट दैट इज द दाएं से। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ के क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे, जैसा कि आपको अनेकों बार इस बात की परिचर्चा की जा चुकी है कि जनरल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट किसी भी सीक्वेंस में कोई भी मान गिरे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा, एनसी नो चेंज। आफ्टर ऑल किसी भी सीक्वेंस का कोई भी पार्ट यदि रिवर्स कर दिया जाए एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पे फ्रॉम लेफ्ट कोई मान गिरे, फ्रॉम लेफ्ट कोई मान गिरे तो क्या है, उस सीक्वेंस के प्रथम एवं अंतिम कंपोनेंट्स के मान को जोड़कर स्टैंडर्ड वैल्यू बना लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जे का पर्टिकुलर, एस का पर्टिकुलर मान 19 एंड जे का पर्टिकुलर मान 10, इन दोनों को जोड़कर हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू कितना बनाया, 29। और यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को, दैट इज द पीवी, जो प्रोसेसिंग वैल्यू गिरता है कैलकुलेशन करने के बाद, तो पीवी को स्टैंडर्ड मान से आप घटाइएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आफ्टर ऑल फिर से जब हम इस सेक्टर में आएंगे तो जैसा कि यह जनरल ऑर्डर में है और आपको ज्ञात है कि जनरल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा, जैसा कि यहाँ एनसी लिखा गया है, नो चेंज। आफ्टर ऑल जब हम अब फ्रॉम राइट से जाएंगे तो जनरल ऑर्डर में फ्रॉम राइट कोई भी मान गिरे, जनरल ऑर्डर में फ्रॉम राइट कोई भी मान गिरे तो आपको अपोजिट करना है। आफ्टर ऑल फिर से यहाँ पे अगर आते हैं तो जनरल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो उसे हमें अपोजिट करना है। लेकिन अब सवाल उत्पन्न होता है कि इस रीजन में क्या किया जाएगा, यहाँ ना तो आपका अपोजिट चलेगा ना और कुछ चलेगा। तो इस रीजन में क्या किया जाए कि हम विद इन सेकेंड इस प्रकार के प्रश्न को बना लें। तो जैसा कि हम इससे प्रीवियस पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के क्रम में वैसी स्थिति जबकि किसी भी सीक्वेंस के मिड रीजन को रिवर्स किया गया हो, मध्य के क्षेत्र के कुछ अक्षरों को रिवर्स किया गया हो, तो वैसी स्थिति में सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जब भी निर्देश दिए जाएंगे तो इस प्रकार के निर्देश पर आधारित प्रश्न का संबंध डेफिनेटली इस रीजन से होता है, मिड रीजन से होता है, और वो भी फ्रॉम लेफ्ट से नहीं, मोर ओवर फ्रॉम राइट से होता है। ये मान के चलिएगा कि इस प्रकार का जब भी पद रिवर्स किया जाए, मध्य के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो डेफिनेटली जो प्रश्न राइज की जाएंगे वह इस रीजन से राइज की जाएंगे और इस रीजन पे राइज की जाएंगे वो भी फ्रॉम राइट से। तो यहाँ पे न तो आपका अपोजिट फंक्शन करेगा न तो और कोई। जनरली कैंडिडेट्स, जनरली लोग जो है गिन कर बनाते हैं, लेकिन अगर आप गिन के बनाएंगे तो प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में काफी पिछड़ जाएंगे। तो आखिर हम क्या करें कि विद इन सेकेंड इस प्रकार के प्रॉब्लम को हम बना सकें। इससे पहले लेक्चर में पार्ट 24 टाइप 6 में भी मैंने इस चीज की परिचर्चा की थी और उसी का ये जो है इफ सम लेटर्स ऑफ मिड पार्ट विल बी रिवर्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन का
ये जो डायरेक्शन है वो हमारा पहला डायरेक्शन था और ये उसके तहत मेरा दूसरा डायरेक्शन है। कहने का अर्थ है कि प्रथम डायरेक्शन जो था उसमें जैसा कि आपने देखा था कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के क्रम में आसानी से कैंडिडेट्स के दिमाग पे बातें समझ आ सके, वो आसानी से समझ सकें, बिल्कुल ही इजी वे में वो समझ सकें। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के क्रम में ये जो फॉर्मेट है, जो ये पार्ट है, अलग अलग खंड है, उनको मैंने अलग अलग नामकरण किया है। जैसा कि पार्ट 24 में भी मैंने चर्चा की थी। इस सेक्टर को मैं इनकम कहता हूँ और ये सेक्टर का नाम मैंने बैंक और इस सेक्टर का नाम मैंने एक्सपेंडिचर रखा है। अलग अलग सेक्टर को मैंने अलग अलग नामों से नामकरण किया है ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ आ सके। और मैं थोड़ा सा हिंट्स दूंगा और आप देखिएगा कि खुद आप जवाब दे दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा और विदिन ए सेकेंड आप इस प्रकार के प्रश्न को बना लीजिएगा। ऐसे प्रश्न जो कि मिड रीजन पर आधारित हो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस प्रकार के जब भी निर्देश दिए जाएंगे तो ऐसे निर्देश पर जो आधारित प्रश्न होते हैं वो मोर ओवर स्ट्राइक इस रीजन पे करता है, मोर ओवर फोकस इस रीजन पे होगा आपका। जब भी प्रश्न रेज किया जाएगा इस रीजन से किया जाएगा, वो भी राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड से कि यहाँ पे क्या करना क्या होगा। तो जैसा कि पार्ट 24 में आपने देखा था कि 3 रीजन का 3 नामकरण किया, तो उसी प्रकार पार्ट 25 टाइप 7 में भी मैंने यहाँ 3 रीजन का 3 नामकरण किया है। ये इनकम, बैंक, एक्सपेंडिचर। पार्ट 24 पे अगर गौर किया जाए, पार्ट 24 टाइप 6 पे गौर किया जाए तो आपने क्या देखा था कि इनकम जो है वो कम था, क्योंकि ए से डी तक आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि बातें ज्यादा से ज्यादा आपको समझ आ सके। और मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे किसी भी वीडियो को छोड़ कर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप हर बारीकी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पार्ट 24 पे अगर अवलोकन करें तो आप यहां देखिएगा कि ए से डी तक इस क्रम में था और नंबर्स ऑफ लेटर यहाँ कम था, यहाँ पे कम था और नंबर्स ऑफ लेटर यहाँ पे ज़्यादा था। कहने का अर्थ है कि आपका इनकम कम था और एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। इनकम दैट इज द आय, इसको आय कहेंगे, और एक्सपेंडिचर दैट इज द व्यय, इसको हम लोग व्यय कहेंगे। तो पार्ट 24 में क्या था कि आपका जो इनकम था वह कम था और एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। लेकिन पार्ट 25 में क्या हम लोग देख रहे हैं, पार्ट 25 टाइप 7 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों का जो इनकम है वो कितना है, 9, और इनकम मैक्सिमम है, इनकम 9 है, जबकि एक्सपेंडिचर कितना है, 7। एक्सपेंडिचर हमारा 7 है, दैट इज द इनकम मिनिमम है। पार्ट 24 में क्या था कि इनकम कम था, दैट इज द, यहाँ कितना इनकम, अगर इनकम आपसे पूछा जा रहा है कितना है तो यहाँ 9 लेटर है तो आप कहेंगे 9। एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ पे टोटल 7 लेटर है, इसीलिए इसको 7 माना जा रहा है। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर के वे में हम इसको एक्सप्लेन करें तो अंडरस्टूड करें, इनकम और कंसिडर करें, इनकम और एक्सपेंडिचर के व्यू से अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे 9 लेटर है, तो आपका कहना है कि इनकम 9 है और एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ पे 7 लेटर, दैट इज 7। जबकि पार्ट 24 में क्या था कि इनकम आपका कम था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। सिंपल सी बात है, अब आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, समझिए। सपोज कीजिए कि आपका इनकम जो है दैट इज द, मान के चले कि ये आपके पॉकेट में मनी है और ये आपका खर्च है और ये बैंक है। मान लीजिए कि आपके पॉकेट में जो है 5 रुपया है और खर्च आपका 10 रुपया है। सपोज कि आपके पॉकेट में, आपके पर्स में 5 रुपया है और आपको खर्च 10 रुपया करना है और खर्च अनिवार्य है, एनी हाउ आपको खर्च करना है। एंड आफ्टर ऑल आपके पास एटीएम है, एटीएम कार्ड है, आपके बैंक में बैलेंस है, तो डेफिनेटली आप खर्च की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, बैंक के एटीएम से मनी विड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे यह शर्त है कि आपको अनावश्यक रूप से पैसा विड्रॉ नहीं करना है, आवश्यकता से अधिक आपको पैसा विड्रॉ नहीं करना है। तो अगर मान लिया जाए कि आपका खर्च 5 रुपया है,
आपका आपका इनकम आपके पर्स में 5 रुपया मौजूद है और आपको खर्च करना है 10 रुपया, खर्च अनिवार्य है, और आपके बैंक में बैलेंस है, आपके पास एटीएम कार्ड भी मौजूद है, बगल में एटीएम भी मौजूद है, तो खर्च की पूर्ति के लिए और अत्यधिक खर्च आपको निकालना भी नहीं है, पैसा अनावश्यक पैसा भी नहीं निकालना है, जितनी जरूरत है उतनी ही निकालनी है, तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि खर्च की पूर्ति के लिए हम एटीएम से 5 रुपया और विड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा खर्च 10 रुपया है और हमारे पॉकेट में 5 रुपया है। क्लियर? तो उसी प्रकार से यहां आप खुद जवाब दीजिएगा कि अब क्या करना है। तो आपका इनकम जो है वह कितना है? आपका इनकम 9 रुपया है, 9 रुपया है, और खर्च कितना है? 7 रुपया है। अगर इनकम 9 रुपया है और खर्च 7 रुपया है, आपके पर्स में 9 रुपया है और खर्च आपका 60 रुपया हो रहा है, तो आफ्टर ऑल क्या स्थिति होगी? आफ्टर ऑल स्थिति होगी कि आपका जो बचत है, सेविंग, वो सेविंग कितना का हो रहा है? 2 रुपया का होगा। और यदि आप सेविंग करते हैं और ऐसा करना है कि आपको पैसा अपने पास नहीं रखना है, जो भी बचा है, जैसे कि आपने खर्च की पूर्ति के लिए बैंक से निकाला था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ अगर यह कहा जाए कि आफ्टर द खर्च, आफ्टर द एक्सपेंडिचर जो अमाउंट बचता है उसको आपको बैंक में डिपॉजिट करना है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि यदि खर्चा इनकम 9 रुपया है, आपके पर्स में 9 रुपया है और खर्च 7 रुपया है, एंड आफ्टर द एक्सपेंडिचर अगर 2 रुपया सेव होता है, तो क्या करेंगे? बैंक में वो जमा कर देंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने डाई लिखा है 2 रुपया, ये डाई जिसको कि मैंने पहले भी डील किया था कि डाई का फिर अभिप्राय होता है डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डाई का अभिप्राय क्या होता है? डाई का अभिप्राय होता है डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज द आय एवं व्यय का अंतर। तो आपका आय कितना है? आय 9 रुपया है और खर्च कितना है? 7 रुपया है। तो डेफिनेटली आपका 2 रुपया बचत होगा। 9 रुपया आपकी इनकम है, 9 रुपया आपके पर्स पे है, 9 रुपया आपके पास मौजूद है और खर्च आपको 7 रुपया करना है, तो डेफिनेटली आपको जो है 2 रुपया की बचत होगी। और अगर 2 रुपया की बचत होगी तो हम सेव करेंगे, और सेव करेंगे दैट इज द बैंक में वो जमा होगा। तो 9 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया। 9 और 7 का डिफरेंस 2 हो गया। इसी 2 को हम लोग क्या करेंगे? बैंक में जमा करेंगे। यदि जमा होगा तो यहाँ पे प्लस, इसलिए प्लस यहाँ डाल दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इस रीजन में आफ्टर द प्रोसेसिंग कोई भी मान आपका गिरे तो आपको क्या करना है कि उसमें +2 ऐड कर दीजिएगा डाई, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हर एक पार्ट पे हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहते हैं, उसके बाद मैं प्रॉब्लम डील करूंगा अलग अलग कॉम्बिनेशन पे। तो अगर कहा जाए, आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कुछ तथ्यों को यहाँ पे दर्शाया है कि फ्रॉम लेफ्ट 9 और लेस देन 9, यदि बाएं से कोई मान जिन्हें लिखना है वो लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में अगर नोट करना है तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इंग्लिश में डिफाइन करता हूँ। फ्रॉम लेफ्ट 9 और लेस देन 9 देन एनसी, दैट इज यदि इसका अभिप्राय है कि यदि बाएं से कोई मान 9 या 9 से कम गिरे तो उस मायने में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अभिष्ट मान प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो बाएं से 9 या 9 से कम, तो हम किस रीजन पे रहेंगे? इस रीजन में रहेंगे, ए टू आई के रीजन में रहेंगे, क्योंकि टोटल यहाँ 9 लेटर है। और जनरल ऑर्डर में आपको ज्ञात है कि जनरल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरता है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ बोला जाएगा बाएं से 5, 5 पे 5, 5 नंबर लेटर ही, बाएं से 8, 8 पे 8, 8 नंबर लेटर एच, बाएं से 9, 9 नंबर देखिए आई। क्लियर? आफ्टर ऑल इस बात की पर चर्चा अनेकों बार की जा चुकी है कि किसी भी सीक्वेंस का कोई भी पार्ट रिवर्स कर दिया जाए
एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट उस रीजन पे कोई मान गिरे तो सिर्फ पार्ट के प्रथम एवं अंतिम कंपोनेंट्स के मान को जोड़कर स्टैंडर्ड मान बनाइएगा और वहां पे गिरने वाले उस मान को हम स्टैंडर्ड मान से घटाएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट 10 to 19, बाएं से यदि कोई मान 10 से 19 गिरे तो देखिए बाएं से 9 तक यहाँ आया, 9 के बाद जो काउंट करेंगे तो 10 19 नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं बार बार कि प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम। जो प्रारंभिक गणना की जाती है वो स्थानीय मान विशेष पे की जाती है और स्थानीय मान के आधार पे ये 10 नंबर काउंट होगा, ये 19 नंबर काउंट होगा। तो बाएं से यदि कोई मान 10 से 19 के तहत गिरे तो अभिष्ट मान प्राप्त करने के लिए फ्रॉम लेफ्ट 10 to 19 देन सबट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू 29, जो हमने 29 कहाँ से लाया, एस का प्रॉपर मान 19 एंड 10 जे का प्रॉपर मान 10 को जोड़कर मैंने 29 बनाया है स्टैंडर्ड मान। यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को 29 से आप घटाइएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ये यानी मान के चलिएगा कि हमेशा 29, डिपेंड करता है कि कौन कौन से लेटर कहाँ से कहाँ तक को रिवर्स किया गया है और उन लेटर का जो प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू क्या है उस पर स्टैंडर्ड मान बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लिया जाए कि आपको बोल रहा है कि बाएं से 11, तो आप 11 पे तो 9 के बाद यहाँ गिरेंगे 11 नंबर, तो क्या कीजिएगा 29 से आप 11 घटा दीजिए, 29 से आप 11 घटा दीजिए, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 18 नंबर लेटर आप आर कर दीजिएगा। मान लीजिए आपको बाएं से कहा जाता 19 नंबर डेफिनेटली, तो बाएं से 19 कहने का अभिप्राय आप यहाँ करिएगा, आप देखिए 29 में 19 घटाइए, इसका मतलब 29 में 19 घटाइए 10। आफ्टर ऑल तीसरे सेक्टर के लिए यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि फ्रॉम लेफ्ट 20 to 26, फ्रॉम लेफ्ट 20 to 26 देन एमसी, कहने का अभिप्राय है कि बाएं से कोई मान 20 से 26 के तहत गिरे तो आप जनरल ऑर्डर में रहेंगे, 20 से 26 की स्थिति में आप जनरल ऑर्डर में रहेंगे। और जैसा कि ज्ञात है कि जनरल ऑर्डर में कोई भी मान बाएं से गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं राइट साइड से, क्या है कि फ्रॉम राइट 7 और लेस देन 7 देन अपोजिट दैट वैल्यू, कहने का अभिप्राय है कि दाएं से यदि कोई मान 7 या 7 से कम गिरे तो आप किस सेक्टर पे रहिएगा, यहाँ पे फर्स्ट सेक्टर में रहिएगा इस साइड से। ये जनरल ऑर्डर है और जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे उस मान का अपोजिट करेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ से अगर काउंट करेंगे कई नंबर तो आप कहिएगा 7 नंबर, देखिए 7 नंबर लेटर ये जी तो नहीं है, दैट वी कंसिडर इट अपोजिट ऑफ जी बराबर टी, देखिए टी है। आफ्टर ऑल फिर से रिप्रेजेंट किया गया है फ्रॉम राइट 8 to 17 देन ऐड 2 जो कि डाई है विथ डेट वैल्यू 2, क्या है ये जो 2 है, ये जो हम लोगों ने डाई निकाला है, इनकम एक्सपेंडिचर का अंतर 9 और 7 का जो अंतर है, चूंकि इनकम आपका 9 है एक्सपेंडिचर आपका 7 है, इसलिए बैलेंस जो 2 हो रहा है वो 2 यहाँ पे है, ये डाई। तो इस डाई को वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ से अगर कहा जाए ये कै नंबर, तो यहाँ टोटल 7 है, तो 7 के बाद ये 8 नंबर, क्या ये एच तो नहीं है, तो अगर पी भी यहाँ पे 8 आ रहा है तो आपका जो डाई है 8 में 2 ऐड कर दीजिए, देखिए 10 हो गया। अगर यहाँ से विचार किया जाए ये कितने नंबर होगा काउंटिंग पे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे 7 है और ये टोटल 10 है, तो 10 और 17, ये 17 नंबर होगा। लेकिन अगर फ्रॉम राइट 17th कर रहे हैं तो 17 पे तो ये क्यू नहीं है और ना तो क्यू का अपोजिट है, यहाँ ना तो अपोजिट चलेगा ना प्रॉपर वैल्यू चलेगा, तो क्या यहाँ से अगर ये 17 है तो पी भी दैट इज द पी भी 17, वही पी भी कहलाता है जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ कितने नंबर है, तो पी भी 17, तो 17 में अतिरिक्त आप 2 ऐड कर दीजिए, 17 2 19, देखिए 19 आ गया। आफ्टर ऑल फिर से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फ्रॉम राइट 18 to 26, फ्रॉम राइट 18 to 26 देन अपोजिट दैट वैल्यू, कहने का अभिप्राय है दाएं से यदि कोई मान 18 से 26 के अंतर्गत गिरे, दाएं से यदि कोई मान 18 से 26 तो 10 और 7 17, तो 18 तो 26 इधर गिरेगा। और कैसा ऑर्डर है, तो जनरल ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे तो आपको अपोजिट करना है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर कहा जाए यहाँ 7 लेटर है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर 10 है तो 17, और अगर आपसे कह दिया गया दाएं से 20 नंबर, तो डेफिनेटली है इस 10 और 17 20 में तो आप इसमें आ जाइएगा, जनरल ऑर्डर में आ जाइएगा, और जनरल ऑर्डर में 20 में वास्तविक 20 रहता तो टी, लेकिन क्या होगा यहाँ टी का अपोजिट आप जी कहेंगे।
जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये सपोज कीजिए कितने नंबर है, ये काउंट करते हैं। तो यहाँ तो टोटल नंबर लेटर 7 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10 है, तो 10 और 17 और ये 18 नंबर गिर रहा है। तो अगर वास्तविक 18 रहता तो आर होता, लेकिन यहाँ आपको कंसिडर करना है अपोजिट ऑफ आर, क्योंकि जनरल ऑर्डर में कोई भी मान दाएं से गिरे उसका अपोजिट कीजिएगा। अपोजिट ऑफ आर इज इक्विवेलेंट ऑफ आई, आर का अपोजिट आई। तो इस प्रकार से मैंने अलग अलग सेक्टर में क्या करना है उन बातों को भी आपके सामने रखा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी इस प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे तो इस प्रकार के निर्देश पर जो आधारित प्रश्न होगा उसका संबंध मोर ओवर इस रीजन से होगा और वह भी फ्रॉम राइट से होगा। लेकिन मैंने चूंकि इस प्रकार का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, तो जैसे कि मैंने पार्ट 24 में भी हर एक रीजन पर आधारित प्रश्न को आपके सामने रखने का प्रयास किया था, ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पे भी प्रत्येक रीजन पे आपको प्रश्न जो है प्रत्येक रीजन पर राइज होने वाले प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, ठीक। लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि अधिकतर प्रश्न इस रीजन पे ही हो। ऐसे चले आगे हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मोमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में जो कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट होता है वो 4 प्रकार का होता है, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट। जब भी ये नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है, जब भी दो वस्तु एक दूसरे के करीब आते हैं, जब भी दो चीज एक दूसरे के करीब आते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई चार्ज उत्पन्न होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे मानना है कि यदि लेफ्ट लेफ्ट दो सेम पोल, और मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि इट फॉलो द रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म, ये चुंबकत्व के नियम को फॉलो करता है कि बिटवीन द टू सेम पोल रिपल्सन एंड बिटवीन द टू अपोजिट पोल अट्रैक्शन, दो समान ध्रुवों के बीच जो होता है विकर्षण होता है, दो असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखिएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट जब हम कराते हैं तो यहाँ पे भी एक चार्ज डेवलप्ड होता है, एक आवेश डेवलप्ड होता है। तो जब लेफ्ट लेफ्ट रहे तो चार्ज माइनस देंगे, राइट राइट रहे तो चार्ज माइनस, लेफ्ट राइट रहे तो चार्ज प्लस एंड राइट लेफ्ट रहे तो चार्ज प्लस। कंपल्सरी फैक्टर ऑफ द मिक्स्ड मूवमेंट है कि हर हाल में फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट की जाति से जो भी आपको मान दिया जाए उसको टॉप पे रखेंगे, एंड आफ्टर ऑल टू द लेफ्ट या राइट की जाति से जो भी मान दिया जाए उसको हम नीचे रखेंगे। और यहाँ पे जो चार्ज है प्लस होगा या माइनस होगा दिए गए डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। यदि दिए गए दोनों डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस, दिए गए राइट राइट हो माइनस, एक लेफ्ट एक राइट हो तो प्लस, एक राइट हो लेफ्ट हो तो प्लस। एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग जो यहाँ पे मान प्राप्त होगा वह ऊपर वाले की जाति का प्राप्त होगा। अगर ऊपर फ्रॉम लेफ्ट होगा तो फाइनली मान फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरेगा, अगर ऊपर फ्रॉम राइट होगा तो फाइनली जो मान गिरेगा फ्रॉम राइट की जाति का गिरेगा। इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ प्रश्न को फ्रेम भी कर दिया है ताकि समय की बर्बादी ना हो, समय की जो है महत्व को समझा जा सके। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका समय बर्बाद नहीं होना आवश्यक, मैंने पहले से ही फ्रेम कर दिया है ताकि समय की बचत की जा सके। तो लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशंस पे आधारित प्रश्न आपके सामने यहाँ रखा गया है। क्या है, गौर कीजिए। यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके 22 से 21वें अक्षर के बाईं और 12वां अक्षर कौन सा होगा। कहानी का अभिप्राय है, आपसे कहा जा रहा है कि which letter will be 12th to the left of 21st letter from your left if 10 letters of English alphabet will be reversed starting from J। जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके 22 से 21वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो सिंपल है कि 22 से आपको बोला गया है 21, 22 से 21 बाईं ओर 12, तो 21 और 12 9 और 9 पे आई, आपका आंसर आई।
लेकिन हमें इस प्रकार से जो है मदारी की तरह जादू नहीं दिखाना है, बल्कि आपको समझाना है और हर कोई समझे, इसलिए स्टेप बाय यहाँ पे मैं डील करूंगा। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ और एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि आफ्टर द मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल भरबल बनाना है, बिना पेन टच किए। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही बायां बायां देखिएगा माइनस होगा, जैसे ही दाएं दाएं देखिएगा माइनस कर लीजिएगा, बायां दायां देखेंगे तो प्लस, दाएं बायां देखेंगे प्लस, एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग जो मान गिरेगा, अगर फ्रॉम लेफ्ट का गिरता है, अगर प्रारंभ फ्रॉम लेफ्ट से होगा तो माइन फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरेगा, अगर प्रारंभ फ्रॉम राइट से होगा तो माइन फ्रॉम राइट की जाति का गिरेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, किस ऑर्डर में है, कैसे है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भरबली बनाना है। जैसे 22 से 21 बाईं और 12, तो दोनों बायां बायां है, तो 21 और 12 9, और 9 गिरेगा तो दैट इज द फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि प्रारंभ 22 से है तो 22 से आपका मान गिरेगा, और 22 से 9 दैट इज द जनरल ऑर्डर में है। जनरल ऑर्डर में 22 से कोई भी मान गिरे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन स्टेप बाइज अगर चलते हैं तो 22 से को हम लोग फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं। फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL, एंड FL कितना, FL 21 हम लोग लिख दिए। और बाईं ओर को टू द लेफ्ट कहते हैं, टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म TL कितना, 12 हम लोगों ने लिख दिया। दोनों की जाति सेम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, -40 देंगे, और 21 में अगर 12 जाता है तो मान कितना हम लोगों को प्राप्त हो गया, फ्रॉम लेफ्ट 9, एंड फ्रॉम लेफ्ट 9 अगर प्राप्त हो रहा है तो हम लोग कहाँ रहेंगे, इस पर विचार करना है कि बाएं से यदि 9 गिर रहा है तो कहाँ रहेंगे, तो बाएं से 9 गिर रहा है तो जनरल ऑर्डर में रहेंगे। और जनरल ऑर्डर में 22 से कोई भी मान गिरे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना होगा। तो बेसिकली 9 नंबर लेटर क्या होता है, आई होता है। हम लोगों का आंसर हो गया आई। क्लियर। हम लोग अब दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। समय की बर्बादी ना हो, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सिर्फ मैं यहाँ कुछ डाटा परिवर्तन कर दूंगा, ताकि बार बार लिखते हुए समय ना बर्बाद हो, समय को बचत किया जा सके, समय की को बचाया जा सके, अनावश्यक समय का दुरुपयोग ना हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस डाटा को चेंज कर दूंगा, जो मूवमेंट दिए गए हैं, बाद बाकी तो प्रॉब्लम फ्रेम आउट वही रहेगा। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। डिजिटल डाटा में चेंज कर देता हूं, और ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं कि अनावश्यक समय बर्बाद ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आपके समक्ष डील कर सके। क्योंकि बार बार मैं लिखूंगा तो उससे समय आपका बर्बाद होगा, अनावश्यक समय बर्बाद ना हो, और समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट चेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे डिजिटल चेंज कर रहा हूँ। निर्देश प्रत्येक प्रश्न के लिए यही रहेगा कि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला को, क्योंकि वो डील क्लियर आपको दे दिया गया है। इफ 10 letters of English alphabet, if 10 letter of English alphabet will be written in reverse order starting from ये हर एक प्रश्न के साथ आपका लागू होगा। अब जब यहाँ पे हमने कर दिया कि 22 से 25वें अक्षर के बाईं ओर, यहाँ पे मैं डिजिटल फॉर्म डाल देता हूँ 10वां। अब प्रॉब्लम आपका बदल गया। मैंने पूरे प्रश्न को इसलिए नहीं मिटाया, इसलिए पूरे प्रश्न को नहीं हटाया, क्योंकि पूरे प्रश्न को हटाकर फिर से मैं पूरा प्रश्न को अगर लिखता हूँ तो उससे क्या होगा, आपके समय की बर्बादी होगी, अनावश्यक जो है लेक्चर भी लंबा होगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, समय की महत्ता को समझते हुए, मैं केवल डिजिटल जहां तक संभव डिजिटल बदल परिवर्तन कर दिया, ताकि प्रॉब्लम परिवर्तन हो जाए और आपको सारी बातें भी स्पष्ट हो जाए, समय को भी बचाया जा सके। तो अब दूसरा जो प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न जो है लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के तहत हम लोग लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे डील कर रहे हैं, पहले कॉम्बिनेशन पे डील कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम है, यदि ये से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए
तो आपके बाएं से 25वें अक्षर के बाईं ओर 10वां क्या होगा। तो डिजिटल फॉर्म मैंने परिवर्तन कर दिया, प्रश्न तो लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन से ही है। तो 25 और 10 क्योंकि बायां बायां है तो हमने कहा था माइनस होगा, तो 25 और 10 15, और 15 जब आएगा दड़ीजा पी भी आपका 15 प्राप्त हो रहा है। किस डायरेक्शन से, बाएं से 15 प्राप्त हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट 15 प्राप्त हो रहा है। हम किस रीजन पे रहेंगे, 9 को क्रॉस करके हम इस रीजन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ 10 से लेकर 19 तक गिरेगा इस रीजन पे, और इस रीजन पे आएंगे तो हम लोगों को क्या करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी सीक्वेंस का यदि कोई भी पार्ट रिवर्स ऑर्डर में किया जाए एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पे कोई अगर मान गिरता है तो उस रीजन के प्रथम एवं अंतिम कंपोनेंट्स के मान के योग के आधार पर आप स्टैंडर्ड मान बनाइएगा, और वहां पे गिरने वाले फ्रॉम लेफ्ट से कोई भी मान गिरता हो तो उस मान को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। तो मेरा जब 15 गिर रहा है तो 29 जो स्टैंडर्ड वैल्यू एस और 10 के मान को जोड़कर हमने बनाया है, एस और जे के मान को जोड़कर बनाया है, तो 29 स्टैंडर्ड वैल्यू से उस मान को घटाइएगा 15 को, तो 15 और 10 29 कितना हो गया 14। आप ये नहीं देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 और 29 कितना हो गया, आपको अंडरस्टूड करना है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ट्रिकी वे में मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, कहने का अर्थ है कि 15 और 29 कर रहा हूं तो आपको अंडरस्टूड करना है कि 29 में 15 हमें घटाना है, मैं ये बोल रहा हूं। तो 29 में 15 जब घटाया जाएगा तो कितना मान आएगा 14, एंड 14 नंबर लेटर, एंड स्टेप बाइज यहां पे देखिए, बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट कहा जाता है, एंड फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म एफएल, एफएल कितना, तो आपको एफएल 25 दिया गया, 25 मैंने लिख दिया, और बाईं ओर को टू द लेफ्ट कहा जाता है, टू द लेफ्ट को शॉर्ट फॉर्म में टीएल, टीएल कितना 10 दिया गया है, मैंने यहां 10 लिख दिया। लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों की जाति सेम है, और 25 में अगर 10 जाएगा तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 15, और किस जाति का, फ्रॉम लेफ्ट 15, एंड फ्रॉम लेफ्ट 15 अगर आ रहा है दैट इज द बाएं से 15 आ रहा है, तो किस सेक्टर में रहेंगे, इस सेक्टर में रहेंगे, और यहाँ पे कोई भी मान गिरे तो स्टैंडर्ड मान से घटाना होगा। स्टैंडर्ड मान कितना हम लोगों ने बनाया है 29 स्टैंडर्ड मान हम लोगों ने फॉर्म किया है, उस स्टैंडर्ड वैल्यू से इस 15 को मैंने घटा दिया, और 15 को जब मैंने घटाया तो हमारा अंतिम परिणाम जो प्राप्त हो रहा है कितना, तो 14th एंड 14th नंबर लेटर इज द एन, हम लोगों का आंसर एन हो जाएगा। फिर से मैं डिजिटल डाटा को परिवर्तन कर देता हूं, क्योंकि प्रश्न तो मेरा लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे ही है, यहां पे डिजिटल डाटा में परिवर्तन करता हूं। बाएं से तेईसवें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर, प्रश्न को मैंने परिवर्तन कर दिया, प्रश्न को मैंने परिवर्तन कर दिया, और प्रश्न परिवर्तित होकर कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ रहा है। गौर करें, यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 23वें अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। Which letter will be third to the left of 23rd letter from your left if 10 letter of English alphabet will be reversed starting from J, कहने का अभिप्राय है। तो बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में एफएल कहा जाता है, एंड एफएल कितना 23, हम लोग 23 लिख दिए, और बाईं ओर को टू द लेफ्ट कहा जाता है, टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म टीएल, टीएल कितना 3, हम लोगों ने 3 लिख दिया, लेफ्ट लेफ्ट है, चार्ज माइनस होगा, चार्ज माइनस किया, एंड फाइनली यहाँ पे पीवी कितना गिरा, इसी को पीवी कहते हैं। जब भी पीवी करेंगे
प्रोसेसिंग वैल्यू होता है, दैट इज द इनिशियल, गणना करने पर जो मान प्राप्त होता है उसको पीपी कहते हैं, प्राक्रियायिक मान, प्राक्रियायिक मान। और यदि आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट 20 गिर रहा है तो हम लोग किस सेक्टर में रहेंगे, बाएं से 20, इस सेक्टर में। और ये कैसा ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर है। जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। तो आफ्टर ऑल 20 नंबर लेटर क्या होता है, हम लोग सीधे लिख देंगे 20 नंबर लेटर टी होता है, और हम लोगों का आंसर हो गया टी। इस प्रकार से आपका लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन फाइनल होता है। और अब हम लोग जो चलेंगे राइट राइट के कॉम्बिनेशन पे आधारित प्रश्न की ओर। तो अब चले राइट राइट पे, हम लोग गौर करते हैं राइट राइट कॉम्बिनेशन पे। राइट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे ये तीसरा प्रॉब्लम था, ये जो प्रॉब्लम हम लोग डील कर रहे थे तीसरा था। अब हम लोग राइट राइट कॉम्बिनेशन पे चलेंगे, राइट राइट कॉम्बिनेशन पे आधारित प्रश्न पे। फिर से मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि अनावश्यक समय की बर्बादी ना हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे भी कुछ अंश प्रश्न का परिवर्तन करूंगा ताकि पूरे प्रश्न को बार बार लिखना ना पड़े और लिखते हुए समय को बर्बाद ना हो। लिखकर समय बर्बाद ना हो, उस समय की अहमियतता को समझते हुए, आपके समय की अहमियतता को समझते हुए मैं जहाँ परिवर्तन जरूरी है उसी को परिवर्तन करूंगा। आफ्टर ऑल पूरे प्रश्न को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, समझता हूं। तो ये तो आपका रहेगा ही। यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, और यहां से मैं परिवर्तन कर देता हूं क्योंकि अब यहां से परिवर्तित हो गया है प्रश्न। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि अनावश्यक समय बर्बाद ना हो, समय को बचाया जाए। तो यदि ये से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके, अब मैं यहां कर दे रहा हूं दाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा। राइट राइट कॉम्बिनेशन के प्रथम प्रश्न पे अब हम लोग आ रहे हैं। और प्रथम प्रश्न क्या है, राइट राइट कॉम्बिनेशन का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है, वह पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर 8वां, कहने का अभिप्राय है कि which letter will be 8th to the right of 19th letter from your right if 10 letters of English alphabet will be reversed starting from J। J से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 19वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। राइट राइट है, सब्ट्रैक्ट करना है। 19 8 11, 19 और 8 11, और 11 की स्थिति में हम लोग ये दाएं से 11 की स्थिति में इस खंड में आ जाएंगे, नहीं तो इस खंड में आएंगे, क्या करना है, डाई टू ऐड करेंगे, 11 2 13, 13 पे m,
लेकिन आप स्टेप बाई देखें क्या कर रहे हैं। दाएं से को फ्रॉम राइट कहते हैं, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म एफ आर होता है, एंड एफ आर कितना दिया जा रहा है 19। फ्रॉम राइट 19 दिया जा रहा है, एंड टू द राइट दाईं ओर को टू द राइट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म टी आर, एंड टी आर आपको कितना दिया जा रहा है 8। राइट राइट है, दोनों सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में चार्ज माइनस होता है। तो 19 में जब 8 गया तो हम लोगों का पीवी कितना गिरा 11 किस जाति का, फ्रॉम राइट 11, फ्रॉम राइट 11 अगर गिरता है, यदि फ्रॉम राइट 11 गिरता है तो हम लोग किस सेक्टर में रहेंगे, दाएं से 11 गिर रहा है तो यहाँ तक तो 7 है, हम लोग क्रॉस करके इसमें आ जाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें टोटल 10 है और ये 7 है, तो कहने करते इधर से कर लेते हैं तो 17 तक यहाँ तक आएगा। तो हमारा तो 11 गिर रहा है, इस 7 को क्रॉस करके हम इस रीजन पे आ रहे हैं, और इस रीजन पे जब आएंगे तो क्या करना होगा कि डाई 2 ऐड करेंगे, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर के डिफरेंस पे हम लोगों ने निकाला है। तो यहाँ पे डाई 2 ऐड कर देंगे तो 11, और डाई जो हम लोगों ने निकाला है 2 इन्वर्सल डाई इस प्रॉब्लम के लिए, तो डाई 2 ऐड किए 11 और तो 13, और 13 नंबर लेटर हम लोगों का हो जाता है एम। आपका आंसर एम हो गया। राइट राइट कॉम्बिनेशन के हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम पे अब चलते हैं। डिजिटल डाटा को केवल परिवर्तन करूंगा क्योंकि इससे अनावश्यक समय जो है रोका जा सके, अनावश्यक समय की बर्बादी को रोका जा सके। डिजिटल डाटा को परिवर्तन कर दूंगा, प्रश्न आपका परिवर्तित हो जाएगा। अब यहां पे कर दिया जाता है कि आपके दाएं से मैं कर दिया 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, आप गौर कीजिए। प्रश्न में परिवर्तन कर दिया गया, और प्रश्न में परिवर्तन क्या किया गया कि अब जो आपके सामने प्रश्न है वह है, यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। Which letter will be fifth to the right of 12th letter from your right if 10th letters of English alphabet be written in reverse order starting from J। तो दाएं से 12 और दाईं और 5, 12 और 5 7, दैट इज द फ्रॉम राइट 7 दैट इज द जनरल ऑर्डर में रहेंगे, क्योंकि 7 तक का कवरेज है इस ऑर्डर में। इस क्रम खंड में 7 लेटर मौजूद है, दाएं से 7 इसी खंड में गिरेगा, और जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे तो उसका अपोजिट। तो फ्रॉम राइट 7 पे वास्तविक 7 होता है, कंसिडर करते जी अपोजिट ऑफ जी इज इक्विवेलेंट ऑफ टी। तो देखिए स्टेप बाय, दाएं से 12, दाईं और 5, तो फाइनली जो मेरा पीवी गिरा वो फ्रॉम राइट 7 गिर रहा है। तो दाईं से 7 की स्थिति में हम लोग इसी खंड में रहेंगे, और इस खंड में अगर रहते हैं तो जनरल ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर में दाईं से कोई भी मान गिरा अपोजिट करेंगे। वास्तविक 7 होता तो डेफिनेटली यहाँ पे जी होता, लेकिन यहाँ पे जी नहीं होगा। तो हमें विचार करना है अपोजिट ऑफ जी, एंड अपोजिट ऑफ जी इक्विवेलेंट ऑफ टी, हम लोगों का आंसर टी हो जाएगा। देखिए आपका 7 नंबर टी यहाँ दिख भी रहा है। राइट राइट कॉम्बिनेशन के तीसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं, और फिर से डिजिटल डाटा को ही परिवर्तन कर रहे हैं। इससे आपकी समय की बचत हो रही है, हमारी भी समय की बचत हो रही है, अनावश्यक लेक्चर लंबा भी नहीं होगा, वरना बार बार अगर प्रश्न मिटा मिटा कर मैं ड्राफ्ट करूं तो अनावश्यक समय की बर्बादी होगी, आपका लेक्चर भी लंबा होगा, आपका समय भी किल होगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार मिटाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ प्रश्न को, बल्कि डिजिटल डाटा परिवर्तन कर रहा हूँ। जहाँ तक संभव हो रहा है कम से कम मिटाते हुए प्रश्न को जो है परिवर्तित कर रहा हूँ। तो आपके दाएं से 23वें मैंने कर दिया,
अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर, फिर से पांचवा ही कर दिया, या इसको मैं कर देता हूं, चलिए आठवां कर देता हूं, पांचवा नहीं आठवां, ठीक। फिर से प्रश्न में मैंने परिवर्तन कर दिया है। क्या है प्रश्न? यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 23वें अक्षर के दाईं और आठवां, नहीं तो आपका जो पीवी प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है? राइट राइट है, दाएं से 23, दाएं से 8, तो आपका रिजल्टेंट जो पीवी प्राप्त होगा 15, और दाएं से 15 अगर प्राप्त हो रहा है तो दाएं से 15 की स्थिति में आप यहाँ पे रहिएगा, इस रीजन पे ही रह जाइएगा, और इस रीजन पे जब भी रहिएगा क्या करना है? डाई टू ऐड करना है। तो 15 2 17 17 पे क्यों? सिंपल क्यों? स्टेप बाई और करें। दाएं से 23, दाईं ओर 8, फ्रॉम राइट 23, फ्रॉम राइट 23, FR शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम राइट, एंड दाईं ओर का शॉर्ट टू दी राइट, शॉर्ट फॉर्म टू यार, राइट राइट है, माइनस मैंने किया 23 में 8 किया, कितना बचा? 15। ये पीवी आपका, इसी को मैं पीवी कहता हूँ। पीवी जब भी कहा जाए प्रारंभिक गणना करने पर जो मान प्राप्त होता है वो पीवी कहलाता है। तो दाएं से 15 प्राप्त हो रहा है, दाएं से जब 15 प्राप्त होगा तो आप इस खंड को क्रॉस करके इस खंड में आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ 7 है और यहाँ 10 है, तो 10 और 17 तक यहाँ आपको प्राप्त होगा दाएं से। तो 15 तो इसी रीजन में होगा, और इस रीजन में कोई भी मान गिरे तो डाई टू जो ये बनाया गया उस डाई टू को ऐड कर दीजिएगा। तो 15 और डाई टू आपके पास मौजूद है, कितना? 2, तो 15 2 17, 17 नंबर लेटर क्यू आपका आंसर हो गया क्यू। चौथे प्रॉब्लम पे चलता हूं, राइट राइट कॉम्बिनेशन का ही डाटा यहाँ पे चेंज कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे कर दिया दाएं से 25वें अक्षर के दाईं ओर 7वां कर दिया गया। यह कर दिया गया कि यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 25वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर क्या होगा? तो 25 और 7 राइट राइट है, माइनस करना है, 25 और 7 18, और 18 पे जब आइएगा दाएं से 18 पे आइएगा तो यहाँ तक पे तो 17 है, आप यहाँ जाइएगा जनरल ऑर्डर में आ जाइएगा, और जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान के उसका अपोजिट किया जाता है। वास्तविक 18 होता तो आर होता, अपोजिट होता आर आई बाय द रेफरेंस ऑफ शॉर्ट। तो दाएं से को फ्रॉम राइट करते हैं, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म एफ आर, तो दाएं से हम लोगों ने 25 लिख दिया, और दाईं ओर को टू द राइट कहा जाता है, टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म टी आर, टी आर यहाँ हम लोगों ने 17 लिख दिया, और राइट राइट है इसलिए 4 ये माइनस होगा, और 25 में अगर 7 जाता है तो फाइनली पीवी जो गिर रहा है वो 18 गिर रहा है, और किस जाति का गिर रहा है? फ्रॉम राइट 18 गिर रहा है। तो फ्रॉम राइट 18 की सूरत में हम लोग जनरल ऑर्डर में रहेंगे। जनरल ऑर्डर में यदि वास्तविक 18 होता तो यहाँ पे आर होता, लेकिन यहाँ पे आर नहीं होगा, हम लोग अपोजिट करेंगे, क्योंकि जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे उसका अपोजिट किया जाता है। तो अपोजिट ऑफ आर इज इक्विवेलेंट ऑफ आई। इस प्रकार से आपका राइट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी फाइनल होता है। और अब हम लोग चलेंगे लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे। तो फिर से मैं प्रश्न को परिवर्तन यहाँ पे कर रहा हूँ, प्रश्न के उन्हीं अंशों को परिवर्तित कर रहा हूँ जिन्हें परिवर्तन करना आवश्यक है। तो
लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस पे हम लोग चल रहे हैं। पहले प्रश्न को ड्राफ्ट कर देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 1, यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर दसवां अक्षर कौन सा होगा? यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? कहने का अभिप्राय है कि which letter will be 10th to the right of 18th letter from your left if 10th letter of English alphabet, 10 letters of English alphabet will be written in reverse order। तो बाएं से को फ्रॉम राइट करते हैं, फ्रॉम बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL एंड FL ईटा कितना आपको दिया गया है? तो बाएं से 18 लिख दिया। और दाईं ओर को टू द राइट कितना दिया गया है? टू द राइट शॉर्ट फॉर्म TR आपको दिया गया है 10, हम लोगों ने 10 लिख दिया। और अब यहाँ पे विचार करना, लेफ्ट राइट है तो ऐड होगा 18 और 10 28 हो गया, और 28 नंबर लेटर तो नहीं होता है। तो 28 का अभिप्राय है कि अल्फाबेट की एंडिंग वैल्यू से ये कितना एक्सीड कर गया? 2 कंसीडर करेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई मान दिए गए सीक्वेंस के अंतिम मान से अगर बढ़ जाता हो तो जितना बढ़ेगा उसी मान पर कंसीडर करेंगे, उसी मान पर विचार होगा। तो 28 का अभिप्राय है, क्योंकि अल्फाबेट 26 का श्रृंखला है, 28 का अभिप्राय है 26 से 2 बढ़ जाना, तो वो 2 कंसीडर करेगा। अब इसका अभिप्राय ये बाएं से 2 कहने करते हैं ये 26 फिनिश करके ऐसे करके फिर राउंड करेगा। तो इसका अभिप्राय है कि बाएं से 2 और बाएं से 2 कहने का अभिप्राय है, जब बाएं से 2 की बात की जा रही है तो बाएं से 2 कहने का अभिप्राय है कि हम जनरल ऑर्डर में रहेंगे, और जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान प्राप्त किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। 2 नंबर लेटर आफ्टर क्या होगा? बी। हम लोगों का आंसर हो गया बी। फिर से मैं डिजिटल डाटा परिवर्तन करता हूं। और ये हम लोगों का लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का दूसरा प्रॉब्लम है। दूसरे प्रॉब्लम पे हम लोग जा रहे हैं, सेकंड प्रॉब्लम पे। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? प्रश्न को मैंने परिवर्तन कर दिया कि यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर 7, तो 5 और 7 12, और 12 की स्थिति में हम लोग किस ऑर्डर में रहेंगे, किस खंड में रहेंगे? तो 12 की स्थिति में हम लोग रिवर्स ऑर्डर में रहेंगे, दैट इज द मिड खंड में रहेंगे। कौन से सेक्टर में रहेंगे, किस रीजन में रहेंगे? तो बैंक वाले रीजन पे रहेंगे 12 की स्थिति में, क्योंकि हम लोगों का कवरेज यहाँ 19 तक मिलेगा। यहाँ 9 तक तो जनरल ऑर्डर है, यहाँ 10 से लेकर 19 तक का जो भी मान गिरेगा इधर गिरेगा। तो जब इस रीजन पे आ रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड मान 29 से घटा लेना होगा दिए पीवी को। तो 12 को अगर 29 से घटाते हैं तो हमारा प्राप्त होता है अंतिम परिणाम 17 नंबर लेटर क्यू, हम लोग क्यू कर देंगे। तो बाएं से को FL कहते हैं, FL5 एंड TR दाईं ओर TR 7। फाइनली यहाँ पे रिजल्ट जो गिर रहा है वो 12 गिर रहा है, और यदि 12 गिर रहा है फ्रॉम लेफ्ट 12 गिर रहा है तो हम लोग इस खंड में रहेंगे। तो इस खंड में कोई भी मान गिरे तो स्टैंडर्ड मान 29 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। 29 जो स्टैंडर्ड मान बनाया गया है
उससे 12 को घटाएंगे, फाइनली कितना आया 17 लेटर ई का क्यूब, आंसर हम लोगों का क्यूब हो जाएगा। और ये 29 स्टैंडर्ड मान कहाँ से बनाया है, तो पहले ही बताया जा चुका है कि एस का मान 19 और जे के मान 10 को जोड़कर 29 बनाया गया स्टैंडर्ड मान। इस प्रकार से लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन का सेकंड प्रॉब्लम हम लोग का समाप्त होता है। अब हम लोग तीसरे प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के तीसरे प्रॉब्लम को गौर करें। डिजिटल डाटा को मैं फिर से बदल दूंगा। आपके बाएं से 17वें, बाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 17वें दाईं ओर 8वां, बायां और दायां है, ऐड होगा तो 17 और 8 25। बाएं से 25 हम लोग जनरल ऑर्डर में रहेंगे। जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। बाएं से को फ्रॉम राइट करते हैं, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म, बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट करते हैं, सॉरी बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL एंड FL कितना 17। और दाईं ओर को टू द राइट कहा जाता है, टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म TR कितना, तो TR 8। तो लेफ्ट एंड राइट है, ऐड होगा, हमारा PV कितना प्राप्त हुआ, फ्रॉम लेफ्ट 25 एंड फ्रॉम लेफ्ट 25 अगर प्राप्त हो रहा है तो हम लोग जनरल ऑर्डर में रहेंगे। जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। 25 नंबर लेटर बेसिकली आई होता है, प्रॉपरली आई होता है, वाई होता है। 25 नंबर लेटर वाई होता है, हम लोगों का आंसर वाई। इस प्रकार से लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन हम लोग का फाइनल होता है। और अब हम लोग चलेंगे अंतिम जो कॉम्बिनेशन है राइट एंड लेफ्ट पे। अब राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। प्रश्न के उन्हीं अंशों को हम यहाँ पे मिटाने का प्रयास करेंगे जो आवश्यक हो। बाद बाकी कुछ अंश एवं डिजिटल डाटा हमेशा परिवर्तित किए जाएंगे। लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के हम लोग प्रथम प्रश्न पे अब जा रहे हैं। हम लोग कॉम्बिनेशन है राइट एंड लेफ्ट, 4 प्लस होगा। राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के पहले प्रश्न को हम लोग डील करने जा रहे हैं। यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से पंद्रहवें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। कहने का अभिप्राय है which letter will be 12th to the left of 15th letter from your right 10 letters of English alphabet be written in reverse order starting from J। यदि J से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के बाईं और 12वां अक्षर क्या होगा। दाएं से को
फ्रॉम राइट कहते हैं, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म एफ आर, एंड एफ आर कितना है 15, 15 हम लोगों ने लिख दिया। बाई ओर को टू द लेफ्ट कहा जाता है, टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म टी एल, टी एल कितना है तो 12 हम लोगों ने 12 लिख दिया। लेफ्ट राइट है, ऐड करेंगे, राइट लेफ्ट है, ऐड करेंगे, एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग जो मान आपको प्राप्त हो रहा है 27 प्राप्त हो रहा है। 27th नंबर लेटर तो नहीं होता है, तो ये अल्फाबेट की एंडिंग वैल्यू से अंतिम मान से कितना बड़ा, एक बड़ा, तो एक के रूप में कंसिडर कीजिएगा। अर्थात आपका जो पीपी गिर रहा है वो दाएं से एक नंबर गिर रहा है, और दाएं से अगर एक गिर रहा है तो आप इस रीजन पे रहेंगे, जनरल ऑर्डर पे रहेंगे, और जनरल ऑर्डर में दाएं से अगर कोई भी मान गिरे तो हमें उस मान का अपोजिट करना है। अगर वास्तविक एक होता तो ए होता, लेकिन यहाँ ए तो नहीं होगा। कंसिडर करना है कि ए का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट ऑफ द ए बराबर जेड, हम लोगों का आंसर जेड हो जाएगा। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम पे अब चल रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के सेकेंड प्रॉब्लम पे। डाटा में परिवर्तन कर देता हूं, डिजिटल डाटा। यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम लिखा जाए तो आपके दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा। कहा जा रहा है कि विच लेटर विल बी एट्थ to the left of third letter from your right if 10 letters of English alphabet be written in reverse order starting from J। तो 3 और 8 कितना हो गया, 3 और 8 11, और 11 की स्थिति में इस पे रहेंगे तो डाई टू ऐड होगा, 11 और 2 13, तो दाएं से 3 और बाईं ओर 8, 3 और 8 11, और 11 की स्थिति में हम लोग इसमें रहेंगे, इस खंड में रहेंगे, तो इस खंड में जब आता है तो डाई टू ऐड होगा, तो +2 हम लोगों ने डाई इसमें ऐड कर दिया, डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। फाइनली 13 का नंबर लेटर है। क्लियर। अब हम लोग तीसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं, राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के तीसरे प्रॉब्लम पे। डिजिटल वैल्यू फिर से परिवर्तन करता हूं। यदि जे से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर बारहवां अक्षर कौन सा होगा। कहने का अभिप्राय है कि which letter will be 12th to the left of 12th letter from your right if 10 letters of English alphabet be written in reverse order starting from J। यदि J से प्रारंभ करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर 12वां कौन होगा। तो 12 और 12 24, और 24 की स्थिति में आप 10 और 7 7 और 10 17 क्रॉस करके इस रीजन पे आ जाइएगा जो जनरल ऑर्डर है, और जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे उस मान का अपोजिट किया जाता है। अगर वास्तविक 24 होता तो आप x होता, लेकिन यहाँ x नहीं मिलेगा, तो अपोजिट ऑफ x सी x। तो दाएं से को फ्रॉम राइट कहते हैं, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म एफ आर कितना, तो हमारा है 12, और दाईं ओर को बाईं ओर को टू द लेफ्ट कहते हैं
टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म टीएल, टीएल कितना, तो टीएल हम लोगों का फिर से 12 है, तो राइट लेफ्ट है, ऐड करेंगे, फाइनली पीपी 24 फ्रॉम राइट 24 फ्रॉम राइट 24। अगर तो हम लोग इस रीजन पे रहेंगे, क्योंकि 7 और 10 17 क्रॉस करके इसमें आ जाएंगे, जनरल ऑर्डर में आ जाएंगे। जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे तो उस मान का अपोजिट किया जाता है। अगर ये वास्तविक 24 होता तो डेफिनेटली यहाँ पे x होता, लेकिन x यहाँ पे नहीं होगा। अपोजिट ऑफ x हम लोगों का क्या होगा, c, और फाइनली आंसर हो गया c। इस प्रकार से पार्ट 25 टाइप 7 कंक्लूड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें निश्चित तौर पे समझ आई होगी। आफ्टर ऑल मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी भी वीडियो को पढ़ा बढ़ा कर देखने का प्रयास न करें। यदि आपको सही अर्थों में अध्ययन करना है, सही तरीके से समझना है, तो बारीकी से अवलोकन करने का प्रयास करें। आज भी मैंने जो लेक्चर जो डील किया हूं, जो भी बातें मैंने यहाँ बताया, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बारीकी से लेक्चर का अवलोकन करेंगे, निश्चित तौर पे आपको समझ आएगी। आफ्टर ऑल वैसे कैंडिडेट्स जो हमारे इस लेक्चर को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, यदि उन्हें हमारा ये लेक्चर अच्छा लगता हो, हमारा ये अध्यापन का सिलसिला अच्छा लगता हो, अध्यापन की तकनीक अच्छी लगती हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देंगे, इसलिए कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका तत्काल आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि वैसे कैंडिडेट्स जो हमारे प्रीवियस वीडियोज का अवलोकन नहीं किए हैं, उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि अगर सही तरीके से अध्ययन करना है तो आप प्रत्येक वीडियो का बारीकी से अवलोकन करें, क्योंकि मैं जो भी समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, और सारी बातें आपको तभी समझ में आएगी जबकि आप तमाम वीडियोज का अवलोकन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये लेक्चर कंक्लूड करना चाहता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।